वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे अनिल अंबानी के लोन फ्रॉड की। फिर हम बात करेंगे इन्फोसिस के एक एम्प्लॉय की जिसने 30 महिलाओं का ऑब्सीन वीडियो बनाया और इन्फोसिस ने उसको दबाने की कोशिश की। फिर हम बात करेंगे एसडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की, एनबीसीसी की। ओला इलेक्ट्रिक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधार रहा है। फिर हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक ने Q1 FY26 में लगभग 60,000 यूनिट्स की सेल्स की, जो डिमांड रिकवरी का एक अच्छा सिग्नल है। और वहीं अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू Q1 में 25% तक बढ़ने का अनुमान है। और ये बताया जा रहा है कि तेलंगाना की जो डिलीवरीज हैं और बैकलॉग क्लियरेंस के बाद Q1 की जो डिलीवरीज हैं वो 65,000 क्रॉस कर सकती हैं। तो देखते हैं आखिर ओला का फ्यूचर कैसा हो सकता है, क्योंकि ओला ने 4,000 स्टोर्स तक अपना नेटवर्क एक्सपेंड किया है। और मेरे पास भी ओला है, तो जब मैं बनवाने लेकर के गया था तो मुझे पता चला पहले जो उनका सेलिंग पॉइंट था और सर्विस सेंटर था वो एक ही में था। बट जब हम कुछ साल बाद गए वहां पे अपनी सर्विसिंग कराने, मतलब कुछ खराब हो गया था, तो जो सर्विस सेंटर था वो अलग से बन गया था साइड में, और जो सेलिंग का पॉइंट था उनका वो अलग हो गया था। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया था कि ओला इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि FY25 में लॉसेस और कंप्लेंट्स के बाद अब डिमांड और मार्जिन दोनों में सुधार देख रही है कंपनी। और कंपनी ये चाहती है कि Q4 FY25 में जहां पे उनका लॉस 870 करोड़ रुपीस का था, वो ये चाहते हैं कि अब जो रेवेन्यू है उसको हम 800 से 850 करोड़ रुपए तक लेकर के जाएं। तो ये 800 से 850 करोड़ रुपए का कंपनी का एम है। और अगर कंपनी ऐसा सच में कर लेती है तो फिर ओला के स्टॉक्स में कुछ रैली देखने को मिल सकती है। अगली बिजनेस न्यूज है एनबीसीसी लिमिटेड की। एनबीसीसी को अफ्रीकन जू के लिए 355 करोड़ रुपीस का नया ऑर्डर मिला है, लेकिन इसके बावजूद ये स्टॉक 4% गिरकर 118.25 रुपीस पर बंद हुआ। और इस स्टॉक की बात करें तो इसने जो परफॉर्मेंस दी है वो कमाल की दी है। इस साल ही ये जो स्टॉक है वो 28% की रैली कर चुका है, और पिछले 2 सालों में इस स्टॉक ने 351% का रिटर्न दिया है। और कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 29% का प्रॉफिट और 16.2% का रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखाया इन्वेस्टर्स को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके शेयर्स में ही बढ़ोतरी हो रही है, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। अब ये कंपनी करती क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जून के अंदर भी इस कंपनी को मेरठ में 296 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला था। और अब मैं बताता हूं एनबीसीसी करती क्या है। देखिए, एनबीसीसी लिमिटेड का जो बिजनेस मॉडल है वो एक सर्विस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल है, जिसमें ये कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट से पैसा कमाती है। और अच्छी चीज ये है कि ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर एक नवरत्ना PSU है। अगली बिजनेस न्यूज है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने IPO के बाद स्टॉक मार्केट में एक धमाकेदार एंट्री की, जहां शेयर 13% प्रीमियम पर 840 रुपीस पर लिस्ट हुए। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अब 69,625 करोड़ रुपीस हो गया है, जो इसे भारत की 8वीं सबसे बड़ी NBFC बनाता है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। और स्क्रीन पे आपको बहुत सारी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये दिख रहा होगा कि कौन सी कंपनी किस नंबर पे आती है। और अगर हम IPO की बात करें तो जो IPO था वो 16.7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। और इन सभी चीजों के बावजूद बजाज फाइनेंस अब भी टॉप पोजीशन होल्ड करता है, और बजाज फाइनेंस इंडिया का सबसे बड़ा NBFC है, जबकि एचडीबी ने आदित्य बिरला कैपिटल को पीछे छोड़ दिया है। अगली न्यूज है इन्फोसिस की। इन्फोसिस के बेंगलुरु कैंपस में एक फीमेल एम्प्लॉय का रेस्ट रूम में चुपके से वीडियो बनाने के केस में 28 साल के एम्प्लॉय स्वप्निल नागेश माली को अरेस्ट किया गया है। महिला को 30 जून को तब शक हुआ जब उसने रेस्ट रूम के सामने वाले क्यूबिकल में रिफ्लेक्शन देखा, जिसमें कोई आदमी कमोड पे खड़ा था और मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था। जब उसने उसको चेक किया तो पता चला कि सच में उसका वीडियो बनाया जा रहा है। और जब वो लेडी डर गई तो उन्होंने अचानक से चिल्ला दिया, और जो एक्यूज था यानी कि जो वीडियो बना रहा था वो माफी मांगने लगा और वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन दूसरे एम्प्लॉइज ने उसको पकड़ लिया। और जब HR ने
स्वप्निल का फोन चेक किया तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस फोन में 30 से ज्यादा अलग अलग महिलाओं के वीडियोस और फोटोज थे। और जैसे ही एचआर ने फोन लिया, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो को डिलीट कर दिया, और फिर जिस महिला का वीडियो बनाया जा रहा था उस महिला ने अपने हस्बैंड से बात की, और फिर उसके बाद 1 जुलाई को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कर दी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि उस कंप्लेंट में जो बातें लिखी गई थी वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। पहली चीज तो आप ये जान लो कि पुलिस ने आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत स्वप्निल माली को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कंप्लेंट में ये कहा गया था कि इन्फोसिस ने पहले इस मामले को सिर्फ एपोलॉजी के जरिए इंटरनली सेटल करने की कोशिश की, और अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं कंपनी ने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने में देरी तो नहीं की। तो आप समझ रहे हो, अगर ये बात सच है तो ये कितने शर्म की बात है, क्योंकि फोन में सिर्फ एक महिला का वीडियो नहीं था, फोन में अलग अलग औरतों का वीडियो था, कुछ यंग वुमेन्स भी रही होंगी। अभी पूरी बिजनेस न्यूज तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि अभी उतनी डिटेल्स सामने आई नहीं है। तो ऐसे इंसान को आप माफ करके छोड़ने की बात कैसे कर सकते हो? ऐसे इंसान को तो सीधे जेल जाना चाहिए, और अगर वो यूपी में होता तो आई थिंक अब तक उसका एनकाउंटर भी हो गया होता। अगली बिजनेस न्यूज है टेलीकॉम सेक्टर की, और अगर आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड हो तो ये न्यूज आपके लिए ही है, क्योंकि मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को पीएसयू बनाने के लिए कोई भी प्लान नहीं कर रही है, और गवर्नमेंट 49% से ज्यादा इक्विटी नहीं ले सकती। हर टेलीकॉम कंपनी इक्विटी कन्वर्जन का ऑप्शन ले सकती है, पर फाइनल डिसीजन डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंस मिनिस्ट्री ही लेते हैं। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में डियोपोली को अनहेल्दी भी बताया। डियोपोली यानी कि एयरटेल और दूसरा है जियो। वीआई तो बिल्कुल आप देख ही सकते हो क्या हालत है। बीएसएनएल का भी हालत बिल्कुल बेकार है। मैंने ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, जरूर देखना, द एंड। वो वीडियो बहुत कमाल की है। उसपे मैंने बताया था कि बीएसएनएल की हालत कितनी खराब है और बिल्कुल खत्म हो गई, आप ऐसा समझ लो। और अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो सेटकॉम स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग पर सिंधिया जी ने कहा कि ट्राई ने सभी स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन करके ही अपनी रिकमेंडेशन दी है, और अप्रूवल प्रोसेस में कुछ महीने तो लगते ही हैं। और अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि शायद आपने इसके पीछे की जो बातचीत चल रही थी बहुत पहले से वो आपको न पता हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्राई ने जो रिकमेंड किया है वो ये कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो स्पेक्ट्रम यूज होता है उसका अलग प्राइसिंग मॉडल होना चाहिए। वो नॉर्मल टेलीकॉम स्पेक्ट्रम जैसे 4G 5G के ऑक्शन की तरह नहीं होने वाला, और न ही इन स्पेक्ट्रम्स की तरह महंगा या फिर एक्सक्लूसिव होना चाहिए। यानी कि जो 4G और 5G स्पेक्ट्रम्स थे वो काफी ज्यादा महंगे मिलते थे। और हाँ, मैंने ये चीज बताई थी कि ट्राई मल्टीपल स्टेक होल्डर से बात कर रहा है। इसका मतलब कि उसमें प्राइवेट कंपनीज आ गई, इसरो आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आ गया, तो ये सब इसमें आ गया, और उन सभी के फीडबैक को लेकर के ही सजेशन दिया गया है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल रखा जाएगा ताकि इनोवेशन और कंपटीशन दोनों प्रमोट हो। आई होप आपको ये बिजनेस न्यूज समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये न्यूज समझ में आई तो प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करें, और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन फ्रॉड की। रिलायंस कम्युनिकेशंस जो कभी टेलीकॉम के दुनिया का एक बेताज बादशाह था, और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके लोन अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है, और अनिल अंबानी का नाम आरबीआई को रिपोर्ट किया गया है। और ये जो केस है वो अगस्त 2016 से रिलेटेड है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आरकॉम 2019 से इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। कंपनी ने इन्वेस्टर्स को याद दिलाया कि इंसॉल्वेंसी से पहले के लोन्स रिजोल्यूशन प्लान के अंडर ही हैंडल होंगे। कभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर रह चुका आरकॉम 2019 तक बैंकरप्ट हो गया था। बिलियंस का कर्जा लेकर के मार्च 2025 तक इसका टोटल कर्ज 40,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मैनेजमेंट इश्यूज,
प्राइस वॉर और सेक्टर के प्रॉफिटेबिलिटी क्राइसिस ने आरकॉम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्प्लिट के बाद बना था। अनिल अंबानी ने टेलीकॉम और फाइनेंस के बिजनेस अपने पास रखे थे और बचे हुए बिजनेस मुकेश अंबानी को दे दिए थे। रिलायंस कम्युनिकेशन ने मार्केट में पूरी तरीके से डिसरप्शन क्रिएट कर दिया था अपने समय पे, वो भी सस्ते कॉल रेट्स और 501 रुपए में फोन प्लान्स के थ्रू। कंपनी ने सीडीएम में टेक्नोलॉजी चूज की थी जो इफिशिएंट तो थी लेकिन जीएसएम ट्रेंड के वजह से बाद में नुकसानदायक साबित हुई। आरकॉम ने जीएसएम में एंट्री 2008 में ली थी लेकिन तब तक कॉम्पिटिटर्स बहुत आगे बढ़ चुके थे और रिलायंस कम्युनिकेशन बर्बाद होने की कगार पे चल रहा था। फिर इंटरनेशनल एक्सपेंशन और स्पेक्ट्रम ऑक्शंस ने कंपनी का डेप्ट और ज्यादा बढ़ा दिया। 2010 में 3G स्पेक्ट्रम के लिए 8,585 करोड़ रुपए खर्च किए गए पर उसका रिटर्न बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च कर दिया जिसमें फ्री वॉइस और सस्ती डेटा सर्विसेज थी। तो इस लॉन्च के बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री हिल गई और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ किसी को तो आरकॉम को हुआ। सब्सक्राइबर्स बेस अचानक से गिर गए और रेवेन्यू पूरी तरीके से टूट गया। फिर 2017 में एयरसेल के साथ मर्जर भी प्लान किया गया लेकिन वो फेल हो गया मर्जर। फिर कर्जा 45,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कुछ एसेट्स बेचने की कोशिश भी हुई पर काफी डील्स फेल हो गई। जियो को स्पेक्ट्रम और फाइबर बेचने वाली डील थोड़ी सक्सेसफुल रही पर डिफॉल्ट नहीं रोका जा सका। 2019 में आरकॉम ने बैंकरप्सी के लिए अप्लाई कर दिया। कोर्ट केसेस भी हुए जिसमें अनिल अंबानी को एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए देने थे पर दे नहीं पाया अनिल अंबानी। फिर मुकेश अंबानी ने 2019 में 450 करोड़ रुपए देकर के अनिल को जेल से बचाया। और मैंने ये जो पूरी कहानी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आरकॉम की कहानी सिर्फ एक कंपनी गिरने की कहानी नहीं थी बल्कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के बदलते दौर का एक दर्पण था। मतलब एक बोल्ड विजन था जिसमें बहुत सारे गलत एग्जीक्यूशंस हुए, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई और किस तरह से एक समय पे सबसे सक्सेसफुल कंपनी किस तरीके से बर्बाद हो गई और उसके बर्बादी का रीजन क्या था। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आज भी वोडाफोन आइडिया में हैवीली इन्वेस्टेड हैं। तो इस न्यूज से, इस एनालिसिस से आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपको वोडाफोन आइडिया को होल्ड करना है या फिर अभी भी एग्जिट लेने का वक्त है। हालांकि अनिल अंबानी तो कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं बट देखते हैं क्या होता है क्योंकि रिलायंस पावर एक तरफ चल रहा है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी तेजी से काम कर रहा है और दूसरी तरफ रिलायंस एरियो स्ट्रक्चर भी काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है अनिल अंबानी कभी कमबैक कर पाएंगे या फिर उनका नाम ऐसे ही मार्केट में हमेशा के लिए बदनाम होकर के रह जाएगा। अगली बिजनेस न्यूज है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने 2 जुलाई को सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस नाम का कैंपेन लॉन्च किया जिसका एम है लोगों में लाइफ इंश्योरेंस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना। इस कैंपेन के लिए काउंसिल अगले 3 सालों तक हर साल 160 करोड़ रुपए तक का पैसा खर्च करेगी। अगर मैं इंडस्ट्री के बारे में बताऊं तो FY24 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का टोटल प्रीमियम 8.29 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया जो FY23 में 7.82 लाख करोड़ रुपीस था। इसमें 4.52 लाख करोड़ के नए बिजनेस प्रीमियम आए और 3.78 लाख करोड़ रुपीस रिन्यूअल प्रीमियम आए। पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 10% के कैगर से ग्रो हुआ। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर देना कि मैं अपने नरेशन में और क्या चेंजेस करूं ताकि आपको हमारी बिजनेस न्यूज और अच्छे से समझ में आए। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।